स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और इंडिया जीके से जुड़े हुए, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम, चाहे वो भारत सेवक का एग्जाम हो या राजस्थान पुलिस का या फिर कोई अन्य एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया था? यानी कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिससे पूर्व शिक्षा के ऊपर नियम बनाना राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन इस संविधान संशोधन के पश्चात शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान थे या जो बदलाव होते थे ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो आपको याद रखना है कि एक संविधान संशोधन जिसे संविधान भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर आधार। आपको याद रखना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में, आपको याद रखना है मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 1906 में 29 अगस्त को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे और इन्हीं के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि पिछले वर्ष से ही 2021 से ही इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से शुरू किए गए हैं। पहले इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो आपको याद रखना है 25 लाख रुपए राशि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से फुटबॉलर हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है सुनील छेत्री। वो कौन सी क्रिकेटर है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो वो है मिताली राज। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। तो आप याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी गई है और ये आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। ये भी आपको याद रखना है कि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। और इसके हाल ही में 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम भी आपको याद है, उसका नाम है उद्दंत मार्तंड। अगर हम बात करें उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक या कहे तो संपादक कौन थे, यानी कि जिनके द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, तो वो थे जुगल किशोर। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक जुगल किशोर थे। अगर हम बात करें कि इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी 30 मई सन 1826 को जुगल किशोर के द्वारा उद्दंत मार्तंड, जो कि हिंदी समाचार पत्र था देश का पहला, इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। कब किया गया था? 30 मई 1826 को किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। और इसका नाम क्या था? तो ये था उद्दंत मार्तंड, जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। अगर हम बात करें कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट। दी बंगाल गजट नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जो कि देश का पहला समाचार पत्र था। इसका नाम था दी बंगाल गजट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? यानी कि भारत का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपको नाम याद रखना है अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगर हम बात करें पहला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भी आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ये अंडमान निकोबार के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और ये 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किन्हें मिला है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक समाप्त हुए हैं। इस वर्ष जो टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं, ये कौन से टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं, ये कौन से नंबर के पैरालंपिक है, तो आपको याद रखना है ये 16वें नंबर के पैरालंपिक है। ये भी आपको याद रखना है। 32वें नंबर के तो ओलंपिक हुए हैं और 16वें नंबर के पैरालंपिक हुए हैं। भारत इस पैरालंपिक में कौन से स्थान पर है, तो भारत रहा है 24वें स्थान पर, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर है और टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर है। आपको ये दोनों याद रखने हैं। 32वां हुआ था ओलंपिक जिसमें भारत रहा 48वें स्थान पर। 16वें नंबर के हुए हैं पैरालंपिक जिसमें भारत रहा है 24वें स्थान पर। अगर हम बात करें कि पैरालंपिक अवार्ड 2021 बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किन्हें मिला है, तो ये भारत की है अवनी लेखरा और इन्हें ही पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब मिला है। अगर हम बात करें तो अवनी लेखरा ने पैरालंपिक जो टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं इसमें कुल मिलाकर 2 पदक जीते हैं। पहला पदक इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और गोल्ड मेडल इन्हें मिला है 100 मीटर, माफ़ कीजिएगा 10 मीटर एयर राइफल में। और बात करें दूसरा इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला है 50 मीटर राइफल में। ये भी आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करें कि कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। अगर हम बात करें पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो उसका नाम याद रखना है अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो हुई थी वैशाली में और ये किसके समय हुई थी, ये हुई थी कालाशोक के समय। कालाशोक एक शासक था और इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और ये हुई थी अशोक के समय। मौर्य वंश का शासक था अशोक और इसी के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में और ये हुई थी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय। आपको याद रखना है पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बना है, यानी कि वह राज्य जहां पर हर घर में एलपीजी है, यानी कि वहां पर अब लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बना है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। आपको याद रखना है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में इसके सीएम हैं जयराम ठाकुर, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और अगर बात करें यहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर है RV आर्लेकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 9 है
25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? यानी कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आने वाला है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा 12 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पे जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा, इसकी मेजबानी दी गई है पुडुचेरी को। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी का गठन हुआ था। वर्तमान में यहाँ पर उपराज्यपाल है, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ये जो है यहाँ की उपराज्यपाल है, तमिलसाई सौंदरराजन। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है एन रंगास्वामी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी कुल मिलाकर 4 जिलों से बना है। ये भी आप याद रखिएगा कि 4 जिलों का एक समूह है जिसे पुडुचेरी कहा जाता है। इसमें से एक है पुडुचेरी शहर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा एक है कराईकल, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा नाम आता है यनम। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद नाम आता है माहे, जो कि केरल में। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत का, मान लीजिए ये जो है दक्षिणतम हिस्सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है केरल का हिस्सा, और यहाँ पर एक शहर है माहे। माहे शहर पुडुचेरी जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा एक आता है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है यनम। इसके अलावा जो पुडुचेरी की राजधानी है, पुडुचेरी शहर, ये तमिलनाडु में है। और इसी के नीचे की तरफ एक शहर है जिसका नाम है कराईकल। तो ये चारों शहर मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं जिसका नाम है पुडुचेरी। तो ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत, जापान, अमेरिका के अतिरिक्त कौन सा देश मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है? पिछली बार यानी कि पिछले साल जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है, इसमें कुल 4 देशों ने भाग लिया है। अगर हम बात करें तो भारत, जापान, अमेरिका और इन तीनों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो कि मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है। आपको मालाबार युद्ध अभ्यास की एक हिस्ट्री याद रखनी है, जो कि इस प्रकार है। सन 1992 में पहला मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था। इसमें भाग लिया था इंडिया और यूएसए ने, यानी कि भारत और जो अमेरिका है, इन दोनों ने भाग लिया था मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि 1992 में हुआ था। इसके पश्चात 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ था, यानी कि तब 3 देशों के मध्य होने लगा था मालाबार युद्धाभ्यास, इंडिया, अमेरिका और जापान के मध्य। और पिछले वर्ष ही इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया है। यानी कि अब आपको याद रखना है कि मालाबार युद्धाभ्यास अब 4 देशों के मध्य होता है, यानी कि 4 देशों की संयुक्त सेना युद्धाभ्यास करती है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास, जिसमें शामिल है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असत्य विकल्प को चुने। क्या तसोकर झील लद्दाख में है? कबरताल झील झारखंड में है? कीथम झील क्या उत्तर प्रदेश में है? या फिर लोनार झील महाराष्ट्र में है? आपको याद रखना ये चारों जो है ये है रामसर साइट। रामसर साइट है, जो आर्द्र भूमि होती है उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। तो ये चारों रामसर साइट में शामिल है। अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में 47 रामसर साइट है, और इसमें से सबसे नवीनतम कौन है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हैदरपुर। हैदरपुर जो है ये सबसे नवीनतम रामसर साइट है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत की सबसे नवीनतम रामसर साइट है, और कुल मिलाकर 47 साइट है। तो यहाँ पर आपको 4 रामसर साइट के नाम दिए गए हैं। तसोकर झील लद्दाख में स्थित है, कीथम झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन आपको याद रखना है जो कबरताल झील है ये झारखंड में नहीं बल्कि ये बिहार राज्य में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद ज़रूर रखने। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।